अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ये साहिवाल बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव पेपर की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है, ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट है एंगुलर मोमेंटम हैज़ अ सेम यूनिट। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के यूनिट जो हैं वो क्या होंगे या किसके बराबर होंगे। ठीक है, हमारे पास चार क्वांटिटीज यहाँ पे गिवन है। अगर हम देखें तो एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो होता है जाउल सेकंड। ठीक है, अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो ये आएगा ml² t-1। ठीक है, तो ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ मैं आगे आपको भी दिखाऊंगा। अच्छा, अगर हम इम्पल्स का यूनिट देखें तो इम्पल्स का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड। ठीक है, साथ पे डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकंड मीटर। ठीक है, आगे अगर आप देखें तो जो होता है हमारे पास पावर, पावर का यूनिट होता है वॉट। ठीक है, और साथ में टाइम है तो ये हो जाएगा वॉट सेकंड। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड। ठीक है, और अगर आप वर्क का फॉर्मूला देखें तो वर्क का फॉर्मूला होता है जाउल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है तो ये हो जाएगा जाउल पर सेकंड। ठीक है, अब आप देखें तो आपको तो चाहिए था जाउल सेकंड, लेकिन वो तो नहीं आ रहा। न्यूटन मीटर जो है वो जाउल के बराबर होता है और साथ में आ जाएगा सेकंड। ठीक है, समझ में आ रही है। इसके अलावा आप इसका जो है वो डायमेंशनल फार्मूला भी बना सकते हैं बेस यूनिट्स के अंदर। न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, साथ में आ जाएगा सेकंड जिसकी पावर +1 है। ठीक है, साथ में आ जाएगा मीटर जिसकी पावर +1। ठीक है, तो आप देखें एक ये मीटर और एक ये मीटर, ये बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये +1 है, ये -2, तो ये हो जाएगा -1। तो अगर आप देखें तो इसकी डायमेंशन आएगी ml² t-1। ठीक है, और आप देखें तो ये तो वही डायमेंशन है जो हमारे पास किसकी है, एंगुलर मोमेंट। तो इसका जो एमसीक्यूज नंबर ए है वो ठीक होगा। अब हम बात करते हैं कि ये किस चैप्टर से पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स, ये पूछा गया था चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, और टॉपिक है 1.8। ठीक है, 1.8 टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस का, उसमें आपने इसको देख लेना है। मैं इस वीडियो के नीचे ना आपको एक पीडीएफ लिंक शेयर करूंगा जिसके अंदर तमाम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो क्वांटिटीज इस्तेमाल होती हैं उन सब के यूनिट्स, डायमेंशंस, ठीक है, सारा कुछ गिवन होगा। वो आपने अपने पास सेव करके रख लेना है, वो आपके बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे एमसीक्यूज नंबर 2 पे। कहता है इफ़ अ जिमनास्ट सिटिंग ऑन अ स्टूल। ठीक है, तो एक जिमनास्ट जब स्टूल पे बैठा है विद हिज आर्म स्ट्रेच्ड, उसके आर्म क्या है, स्ट्रेच्ड। ठीक है, बिल्कुल उसने अपने आर्म को सीधा किया हुआ है। लोअर हिज आर्म्स, जैसे ही वो अपने आर्म्स को लोअर करेगा तो फिर क्या होगा। अच्छा, इससे रिलेटेड आपका एक सवाल और भी है जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो एक डाइवर का है। ठीक है, तो जो कि डाइविंग बोर्ड पे खड़ा होके जो है वो डाइव लगाता है, तो उसमें भी आप यही चीज़ देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो किस तरीके से जो है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, अब आप देखें तो जब उसने अपना हाथ जो है वो स्ट्रेच किया था, तो आपको पता है जब हाथ खोलेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी ताकि मोमेंटम की वैल्यू को क्या रखा जाए, कंजर्व रखा जाए। लेकिन जैसे ही वो अपने हैंड लोअर करेगा तो आप देखेंगे कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ताकि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व रहे। ठीक है, कांस्टेंट रहे, दोनों की वैल्यू चेंज ना हो। तो इसका आंसर आएगा ओमेगा इंक्रीज, क्योंकि आप देखें तो जब उसने अपने हैंड क्या किए, लोअर की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वो सिचुएशन के लिए है जब उसने अपने आर्म्स को क्या किया, लोअर किया, और ये वो सिचुएशन है जब उसने अपने आर्म्स को स्ट्रेच किया। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशंस की यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल भी है तो ये आपने देख लेना है। अच्छा, ये देखें तो ये पूछा गया है जनाब चैप्टर नंबर 5 से। ठीक है, और टॉपिक है जनाब 5.8। ठीक, 5.8 टॉपिक है, उससे पूछा गया।
आगे है एमसीक्यूज नंबर 3, द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ अ कार। कार का जो कार्बोरेटर है जिससे पेट्रोल जो है वो इंजन में इंजेक्ट होता है, तो वो किसके ऊपर बेस करता है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? नहीं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताती। ग्रेविटेशनल लॉ भी नहीं बताता, स्टोक्स लॉ भी नहीं बताता क्योंकि वो फ्लूइड्स में एप्लीकेबल होता है। बर्नौले थ्योरम, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, तो लिहाजा इसका आंसर आएगा आंसर नंबर डी, ठीक है। तो ये पूछा गया है चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है। और ये बुक में भी आपके गिवन है, तो आपने इसको पढ़ लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टॉपिक है जनाब ये 6.6, ठीक है, 6.6 टॉपिक। आगे अगर आप देखें तो एमसीक्यू नंबर 4 है, कहता है विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है, और किसका टाइम पीरियड पूछ रहा है? सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ठीक है। अगर g कांस्टेंट है, 2 पाई वैसे ही कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड जो है वो लेंथ के अंडर रूट के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो एमसीक्यू नंबर बी जो है वो हमारा ठीक है, ठीक है। अगर बात करें तो ये पूछा गया है चैप्टर नंबर 7 से, ठीक है। और टॉपिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टॉपिक है 7.5, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो एमसीक्यू नंबर 5 है, कहता है विच विद इंक्रीज द टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो आपने जो है वो साउंड के ऊपर जो फैक्टर्स इफेक्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 8 के अंदर। उसमें आपने जब टेम्परेचर को देखा था, तो आपने देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू आपको पूछा गया है चैप्टर नंबर 8 से, ठीक है। और टॉपिक है आपका 8.3, ठीक है। ये तमाम फैक्टर्स आपने पढ़ के जाने हैं, एक तो ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। आगे अगर हम देखें तो एमसीक्यू नंबर 6 है, कहता है बीट्स कैन बी हेयर्ड व्हेन द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नॉट मोर देन। कहता है बीट्स आपको सुनाई देंगी जब का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ज़्यादा ना हो, किससे? 10 हर्ट्ज से। तो ये बीट्स का टॉपिक है, ये भी चैप्टर नंबर 8 में आता है टॉपिक, ठीक है। तो आपने इसको पढ़ लेना है। 8.6 बीट्स का छोटा सा टॉपिक है, अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, लेकिन ये शॉर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ठीक है। और एमसीक्यूज़ के लिए भी इसके ये वाला जो एमसीक्यूज़ है ना 10 हर्ट्ज वाला, 2-3 दफ़ा भी आ चुका है पेपर में। आगे अगर हम देखें तो आगे है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 7, न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू। न्यूटन रिंग्स आपने पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर, ठीक है। तो वो क्यों बनते हैं? समझ आइए, सर्कुलर रिंग होते हैं, ठीक है। तो वो बनते हैं इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है। अगर आप देखें तो वहाँ पे आप इसको इंटरफेरेंस के बाद पढ़ते हैं, यंग्स का एक्सपेरिमेंट आता है, उसके बाद फिर थिन फिल्म्स आता है, उसके बाद फिर आता है न्यूटन रिंग्स। न्यूटन रिंग्स भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसलिए आपने इसको देख लेना है। चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। और टॉपिक है जनाब आपका 9.6, ठीक है, न्यूटन रिंग्स के नाम से, ये देख लेना। आगे है 8, इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की इंफॉर्मेशन को कैरी करने की कैपेसिटी कहलाती है उसकी बैंड विड्थ, ठीक है। ये लाइन में ही लिखा हुआ है जब आप फाइबर ऑप्टिक का टॉपिक देखते हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर, ठीक है। और ये टॉपिक है आपका 10.8, ठीक है। आगे अगर आप देखें तो हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 9, कहता है नो एंट्रोपी चेंज टेक प्लेस। अगर हम देखें तो एंट्रोपी का चेंज किसके अंदर नहीं आएगा, तो हम पहले एंट्रोपी को देख लेते हैं। एंट्रोपी होती है डेल्टा एस डेल्टा क्यू ओवर टी। अगर कहीं पे हीट का चेंज नहीं हो रहा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। यानी जब डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? ज़ीरो, तो हमारे पास डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो, ठीक है। समझ आ रही? तो ये चीज़ आपने खास ख्याल रखना। अब आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर देखें तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल के अंदर देखें तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। एडियाबैटिक के अंदर देखें तो हीट का चेंज, हीट एक्सचेंज नहीं होती, ठीक है, तो वो कांस्टेंट है। तो इससे मुराद है कि यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा क्यू ज़ीरो होता है, तो लिहाजा यहाँ पे एंट्रोपी का आने वाला चेंज भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम जो है, चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होता है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ठीक आएगा। और ये टॉपिक है आपका, चैप्टर नंबर है 11, ठीक है। और टॉपिक है ये 11
11, ठीक है। लास्ट टॉपिक है एंट्रोपी वाला, ये भी एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने देख लेना। आगे है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10, कहता है इफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम, अगर आपने हीट को ऐड किया है देन इट्स इंट्रोपी विल। अब ये भी बुक की लाइन में कन्वेंशन लिखी हुई है कि कब आपने इंट्रोपी को पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है। इंट्रोपी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अगर डेल्टा क्यू हीट सिस्टम के अंदर ऐड होती है तो आपने पढ़ रखा है कि उसको आपने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, हीट ऐड, ठीक है। जब आपने हीट ऐड करनी है सिस्टम के अंदर पॉजिटिव लेंगे, तो जब डेल्टा क्यू पॉजिटिव हो जाएगा तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जब पॉजिटिव होगा, एक तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, दूसरा ये शो करेगा कि आपकी इंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज, ठीक है। और दूसरी कन्वेंशन है कि अब जब डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा, ठीक है, उससे मुराद है कि हीट रिजेक्ट हुई है सिस्टम से, हीट निकली है, ठीक है, हीट रिजेक्ट होगी, ठीक है, और इंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है। इंट्रोपी भी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, एक नेगेटिव होगी और दूसरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ आ रही है? तो ये चीज़ थी, तो इसका ऑप्शन आएगा एमसीक्यूज नंबर ए, हीट ऐड हो रही है तो इंट्रोपी इंक्रीज भी होगी और पॉजिटिव भी होगी, ठीक है। ये भी इसी सही है चैप्टर नंबर 11 से, टॉपिक है 11.11, ये बुक की लाइन से उठाया गया एमसीक्यू, ठीक है। आगे चलते हैं, कहता है एमसीक्यूज नंबर 11 में द अर्थ रिसीव द लार्जर अमाउंट ऑफ ही एनर्जी फ्रॉम, तो ज़मीन पे सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आती है, सूरज से, ठीक है। हवा की एनर्जी भी बहुत कम है, विंड जो टर्बाइंस आप यूज़ करते हैं, पानी से भी हम एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन रिसीव से मुराद है कि वो वसूल करता है, तो वो सूरज से ही आती है, ठीक है। टाइड से भी एनर्जी पैदा होती है लेकिन वो भी बहुत कम है, तो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो सूरज है। उसके बाद अगर ज़मीन पे देखें तो वो वाटर है, ठीक है। वाटर के बाद जो है विंड और मून भी आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एमसीक्यूज पूछा गया था चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है। इसका एमसीक्यू नंबर सी, ठीक है, टॉपिक है 4.8, ठीक है। तो ये देख लेना आप। आगे है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12, कहता है एट व्हाट स्पीड काइनेटिक एंड मोमेंटम ऑफ द बॉडी हैव द सेम वैल्यू। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो अगर आप देखें तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ठीक है। अगर आपने इसको चेंज करना है मोमेंटम में तो आप इसको m से मल्टीप्लाई करते हैं और m से डिवाइड करते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है 2p²/2m, ठीक है। समझ आ रही है? और ये जबकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, ठीक है। अब मैं आपको मुख्तलिफ वेलोसिटीज रख के दिखाता हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं। अगर v1 हो 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो अब हम देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो वो होता है 1/2 mv², 1 रखेंगे तो v का स्क्वायर 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा m/2, ठीक है। अब हम इससे अगर मोमेंटम देखें तो मोमेंटम होता है p = mv, v की वैल्यू 1 आएगी तो ये m के बराबर आ जाएगा। अब दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे अगर हम रखते हैं v = 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो अब हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, v का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, 4 2 से डिवाइड होगा तो रह जाएगा 2, तो ये बनेगा 2m, ठीक है। और आगे अगर आप देखें तो मोमेंटम होगा p = mv, ठीक है, और v की वैल्यू 2 होगी तो मोमेंटम भी हो जाएगा 2m, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट रिक्वायरमेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा बी, ठीक आएगा। तो ये पूछा गया है चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है, ठीक है। टॉपिक इसमें काइनेटिक एनर्जी वाला भी शामिल है, मोमेंटम वाला भी शामिल है, तो वो भी आप देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक जो है वो 4 में भी आता है, तो लिहाजा ये चैप्टर नंबर 3 का है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। आगे हम चलते हैं, तो वो है हमारे पास 13, विच ऑफ द फॉल गिवन वेरिएबल प्रेजेंट इन ऑल इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम अगर इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती हैं 3, आपने 9th क्लास में फिजिक्स में ये डिराइव भी की होती हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे वो सारी लिख लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है Vf = Vi + At, ठीक है।
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वेयर, ठीक है। जबकि तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है 2as वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, ठीक। अब आप इस सारी इक्वेशन में देखें तो आपको नज़र आएगा कि कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो सब में आते हैं, जैसे कि वेलोसिटी ये भी है। तो क्या वेलोसिटी का हमारे पास ऑप्शन है? नो। डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन है, टाइम है और टॉर्क है। लेकिन अगर आप देखें इसके अलावा एक्सेलरेशन इसमें भी आता है, इसमें भी आता है और इस इक्वेशन में भी आता है। तो विच मीन्स कि इसका आएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका ठीक होगा, ठीक है। अगर आप आगे देखें तो कुछ लोग टाइम खुद लगाते हैं, लेकिन आप देखें पहली में टाइम है, इसमें भी टाइम आता है, ठीक है, लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं आता, ठीक है। तो ये जो है ये आपका चैप्टर नंबर 3 से एमसीक्यूज पूछा गया, ठीक है। और आपका टॉपिक है 3.5, ठीक है, सही। तो उधर से एमसीक्यूज आपको पूछा गया। आगे अगर आप देखें तो है वो हमारे पास 14, ये रिपीटिंग एमसीक्यूज है, पहले भी रिपीट हो चुका है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं, ये रिपीट हो रहा है एमसीक्यू। अच्छा, कहता है आई क्रॉस जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के करें तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में तो जब जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, आई को आई के साथ करेंगे तो दिस इज सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। तो आंसर क्या आएगा? नल वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 से एमसीक्यूज पूछा गया था, ठीक है। और टॉपिक है 2.3 जिसमें आप प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं, डॉट और क्रॉस। अब अगला देखें तो ये भी इसी से ही पूछा गया है, ये डॉट प्रोडक्ट का है। कहता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब हम प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी देख लेते हैं, मैं आपको ये समझाता हूँ। जैसे अगर आप देखें कि हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, जैसे ये एक वेक्टर है जिसका नाम है ए वेक्टर, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, ठीक है। आपने इन दोनों की टेल्स को कॉमन किया, मिला दिया, इनके दरमियान में एंगल बना थीटा। अगर आपने प्रोजेक्शन देखनी है ए की बी के ऊपर तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि एक परपेंडिकुलर लाइन लगाइए, ठीक है, जो कि बी पे। अब वो आपको पता चल जाएगा कि ए का कौन सा हिस्सा बी के पैरेलल है, ठीक है। जैसे ये वाला हिस्सा अगर आप देखें तो ये ए का बी के ऊपर है, तो इसको हम लिखेंगे ए कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। इससे मुराद होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। इसको हम लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, ठीक है। समझ आ रही है? ए कॉज ऑफ थीटा। अगर कहीं पे बी कॉज ऑफ थीटा लिखा होगा, बी कॉज ऑफ थीटा, विच मीन्स के प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए, ठीक है। तो ये है, तो ये आपने खास ख्याल रखना है कि ए कॉज ऑफ थीटा का मतलब क्या है और बी कॉज ऑफ थीटा का मतलब क्या है। अब यहाँ पे प्रोजेक्शन है ए की बी के ऊपर, तो ये आएगा ए कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। ये भी चैप्टर नंबर 2 से ही है और यही टॉपिक है 2.3, ठीक है, सेम है इसका, तो आपने देख लेना। आगे है हमारे पास 16, कहता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है जनाब उसके लीस्ट काउंट के बराबर होती है, ठीक है। ये भी बुक की लाइन है, चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, ये आपने देख लेना है। और ये टॉपिक है 1.6, ठीक है। और लास्ट पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द क्वांटिटी लाइट ईयर। याद रखना है लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है, और ये डिस्टेंस का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है, जो बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस का यूनिट है तो इसकी डायमेंशन आएगी लेंथ, एल। कई जगह पे ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। सही तरीका तो ये लिखने का है, ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस का यूनिट है नॉट अ टाइम, ठीक है। ये वो होता है कि लाइट ईयर, एक साल के अंदर लाइट जितना फासला कवर करेगी तो वो कहलाएगा लाइट ईयर। तो वो जो डिस्टेंस बनता है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, जम के पढ़ाई कीजिएगा, मोटिवेटेड रहिएगा, ठीक है। अगर आपने कुछ अचीव करना है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। और अपने घर वालों का, अपने वालिदैन का, इर्द गिर्द का, हमसायों का, ठीक है, रिश्तेदारों का, सबके साथ सिला रहमी कीजिए, हुस्न सलूक से पेश आइए। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियों से नवाजे। अल्लाह हाफिज़।